अनुपमा ने किया सबके सामने रजनी देसाई और उसके बेटे वरुण की सच्चाई का उजागर, किया पुलिस के हवाले। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अनुपमा की दुनिया एक ही झटके में हिल जाती है। जिस रजनी को वो अपनी बचपन की सहेली, अपनी सबसे भरोसेमंद दोस्त और हर मुश्किल में साथ खड़ी रहने वाली साया समझती आई थी, वही रजनी अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बनकर उसके सामने खड़ी होने वाली है। अनुपमा ही नहीं बल्कि पूर्वी छाया चौल के लोग जिस रजनी पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, उसी भरोसे की नींव अब दरकने लगती है। अनुपमा के सामने धीरे धीरे वो सच्चाई उजागर होने वाली है जो न सिर्फ उसकी दोस्ती को तोड़ देगी बल्कि उसके विश्वास, उसकी सोच और उसके रिश्तों को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर देगी। अब तक अनुपमा जिस रजनी को दिल से अपना मानती रही, वही रजनी असल में पूर्वी छाया चौल को तोड़कर वहां एक बड़ा टावर बनाने की पूरी साजिश रच चुकी है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि बहुत समय से बुना गया एक ऐसा जाल है जिसमें अनुपमा, चौल वाले, भारती और यहाँ तक कि उसका अपना बेटा वरुण भी फंसते चले जा रहे हैं। रजनी अनुपमा के पीछे साए की तरह लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ उन कागजों पर साइन करवाने के लिए जो एक बार हो गए तो सैकड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लालच की संधी दौड़ में रजनी इतनी नीचे गिर चुकी है कि उसे न रिश्तों की परवाह है, न सही गलत की पहचान। इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए रजनी ने वो हदें भी पार कर दी हैं जिनकी उम्मीद शायद कोई माँ से नहीं कर सकता। वो अपने ही बेटे वरुण को इस खेल में मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है और भारती जैसी मासूम भोली लड़की की जिंदगी के साथ खुलेआम खेल रही है। भारती, जो प्यार और भरोसे की भाषा ही जानती है, कब वरुण के प्यार में पड़कर इस गंदे खेल का हिस्सा बनती चली गई, उसे खुद भी इसका अंदाजा नहीं है। रजनी का लालच उसे इस कदर अंधा कर चुका है कि उसे न भारती की मासूमियत दिखाई देती है, न अपने बेटे की भावनाएं और न ही उन सैकड़ों परिवारों की छत जो पूर्वी छाया चौल से जुड़ी हुई है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है जब पराग कोठारी खुलकर रजनी देसाई का साथ देता हुआ नजर आता है। पराग, जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर अपने फायदे की सोच रहा था, अब बेझिझक रजनी से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। उसके शब्दों में उसका डर, उसकी मजबूरी और उसका स्वार्थ साफ झलकता है। वो रजनी से कहता है कि उसने इस प्रोजेक्ट में अपना सारा पैसा, अपनी सारी पहचान और अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। पराग की ये बातें सुनकर रजनी का हौसला और बढ़ जाता है। वो पूरे अहंकार के साथ कहती है कि पूर्वी छाया चौल को वो तोड़ कर ही रहेगी और उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो रजनी देसाई है, नगर सेविका। उसे पूरा भरोसा है कि उसने सब कुछ पहले ही सेट कर लिया है। अनुपमा से एनओसी के कागजों पर साइन करवाने का पूरा इंतजाम वो पहले ही कर चुकी है। उसे लगता है कि अब खेल उसके हाथ में है और बस आखिरी चाल बाकी है। इसी दौरान भारती और वरुण का रिश्ता इस कहानी को और उलझा देता है। भारती वरुण के प्यार में इतनी डूब चुकी है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो किसके लिए और किस मकसद से इस्तेमाल की जा रही है। रजनी अपने बेटे के जज्बातों को भी इस प्रोजेक्ट की सीढ़ी बना रही है। वरुण की खामोशी, उसकी उलझन और भारती की मासूम उम्मीदें, सब कुछ रजनी के लालच के नीचे दबता चला जा रहा है। कहानी तब और गंभीर मोड़ ले लेती है जब प्रेम को ये सच्चाई पता चलती है कि जिस चौल को तोड़कर उसके पिता पराग कोठारी मुंबई में एक बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा करने वाले हैं, वो कोई और नहीं बल्कि वही पूर्वी छाया चौल है जहां अनुपमा रहती है। ये सच प्रेम को अंदर तक हिला देता है। उसी पल प्रेम और राही दोनों को समझ में आ जाता है कि नगर सेविका रजनी देसाई ने बिना अनुपमा को सच्चाई बताए, बिना उसकी मंजूरी के सबको धोखे में रखा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अनुपमा की सहमति के बिना मुमकिन नहीं था। प्रेम ये भी साफ देख लेता है कि पराग कोठारी ने इस प्रोजेक्ट में अपना सारा पैसा, अपनी सारी प्रॉपर्टी के कागजात और अपना पूरा भविष्य झोंक दिया है। वो किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता है, चाहे उसके लिए किसी की जिंदगी उजड़ जाए। यही एहसास प्रेम को एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर देता है। वो तय करता है कि अब और देर नहीं की जा सकती। उसे अनुपमा को पूरा सच बताना ही होगा, चाहे इसके नतीजे कितने भी खतरनाक क्यों न हो। लेकिन अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है। एक तरफ अनुपमा की बचपन की दोस्ती का कड़वा सच है जिसने उसके भरोसे को चकनाचूर कर दिया है। दूसरी तरफ भारती की जिंदगी है जो बिना कुछ जाने इस साजिश की आग में झुलसने वाली है। और तीसरी तरफ पूर्वी छाया चौल के सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने अनुपमा पर आंख मूंद कर भरोसा किया है और जिनका आशियाना अब खतरे में है। इन तीनों रास्तों के बीच खड़ी अनुपमा के लिए एक भी फैसला आसान नहीं है।
अनुपमा जानती है कि उसका एक कदम या तो पराग कोठारी के पूरे बिजनेस को हिला देगा, उसकी सालों की मेहनत को मिट्टी में मिला देगा, या फिर सैकड़ों लोगों के सिर से उनकी छत छिन जाएगी। ये सिर्फ एक साइन का सवाल नहीं है, ये इंसाफ, इंसानियत और भरोसे का इम्तिहान है। अब देखना ये होगा कि अनुपमा अपने दिल की सुनेगी या हालात की, दोस्ती को चुनेगी या सच को, और क्या वो एक बार फिर सबके लिए ढाल बनकर खड़ी होगी या खुद टूटने का खतरा उठाएगी। यही द्वंद्व आने वाले एपिसोड्स को और भी ज्यादा भावनात्मक और रोमांचक बना देगा। कहानी यहीं से एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर रिश्ता, हर फैसला और हर भावनात्मक बंधन अग्नि परीक्षा से गुजरने वाला होता है। प्रेम जब यह सच्चाई लेकर अनुपमा के सामने खड़ा होता है तो उसके चेहरे पर डर भी होता है और जिम्मेदारी का बोझ भी। अनुपमा पहले तो उसकी बातें सुनकर अवाक रह जाती है। उसे लगता है जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक गई हो। वही रजनी जिसके साथ उसने बचपन में सपने बांटे थे, जिसके आंसुओं को उसने अपने पल्लू से पोंछा था, वही रजनी इतनी बड़ी साजिश रच सकती है। ये मान पाना अनुपमा के लिए आसान नहीं होता। उसकी आंखों के सामने दोस्ती के पुराने पल घूम जाते हैं, लेकिन साथ ही चौल के लोगों के चेहरे, उनके बच्चों की हंसी और उनकी छत का डर भी उसके दिल को जकड़ लेता है। अनुपमा पूरी रात सो नहीं पाती। कभी उसे भारती का मासूम चेहरा याद आता है जो वरुण की प्यार में सच्चे सपने देख रही है, तो कभी उसे चौल की बुजुर्ग अम्मा की आवाज सुनाई देती है जो हर दिन भगवान से बस यही दुआ करती है कि उनका घर सुरक्षित रहे। अनुपमा समझ जाती है कि ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है, ये भरोसे और स्वार्थ, प्यार और लालच, दोस्ती और सच्चाई के बीच की लड़ाई है। सुबह होते होते वो एक फैसला कर लेती है। अब वो चुप नहीं रहेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी सबसे पुरानी दोस्त को ही क्यों न खोना पड़े। इधर रजनी को भी इस बात की भनक लगने लगती है कि प्रेम कुछ छुपा नहीं रहा। उसे अपने बनाए हुए जाल में पहली बार दरार दिखने लगती है। वो वरुण पर दबाव डालती है कि वो भारती को समझाए और किसी भी तरह अनुपमा से साइन करवा ले। वरुण अंदर से टूट चुका होता है। एक तरफ माँ का दबाव, दूसरी तरफ भारती का विश्वास। वो खुद को दो पाटों के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। भारती जब उससे भविष्य की बातें करती है, शादी के सपने सजाती है, तो वरुण की आंखों में अपराध बोध उभर आता है। वो समझ नहीं पाता कि सच बताए या माँ की बात माने। पराग कोठारी भी बेचैन होने लगता है। उसे एहसास होता है कि अगर अनुपमा ने सच जान लिया तो उसका पूरा साम्राज्य हिल सकता है। वो रजनी पर और तेजी से दबाव डालता है कि किसी भी हाल में एनओसी मिलनी चाहिए। दोनों के बीच की बातचीत अब दोस्ती या साझेदारी से आगे बढ़कर सौदेबाजी और धमकी तक पहुंचने लगती है। रजनी को पहली बार लगता है कि वो जिन लोगों के साथ खड़ी है वे सिर्फ अपने फायदे के लिए हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अनुपमा सीधे भारती से मिलने जाती है। वो उससे प्यार से बात करती है, उसकी आंखों में झांक कर सच समझने की कोशिश करती है। भारती शुरू में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। वो अनुपमा को गलत समझती है। उसे लगता है कि शायद अनुपमा उसकी खुशी से डर रही है। लेकिन जब अनुपमा धीरे धीरे कागजों की सच्चाई, प्रोजेक्ट का मकसद और वरुण की मजबूरी उसके सामने रखती है, तो भारती की दुनिया टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस प्यार को वो अपनी ताकत समझ रही थी, वही उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वो रोते रोते वरुण से सवाल करती है और वरुण पहली बार सच स्वीकार करता है। ये स्वीकारोक्ति दोनों के रिश्ते को गहरे जख्म दे जाती है। चौल में तनाव बढ़ने लगता है। कुछ लोग डर के मारे रजनी के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं, तो कुछ अनुपमा के साथ खड़े रहते हैं। दो गुट बनने लगते हैं। अनुपमा पर सवाल उठते हैं कि क्या वो सच में सबके भले के लिए लड़ रही है या किसी निजी दुश्मनी में ये सब कर रही है। ये सब अनुपमा को भीतर से तोड़ता है, लेकिन वो खुद को संभालती है। वो जानती है कि जब सच की लड़ाई होती है तो अकेलापन उसका पहला साथी बनता है। एक दिन रजनी खुद अनुपमा के सामने आती है। ये आमना सामना बेहद तीखा होता है। रजनी खुलेआम स्वीकार करती है कि हाँ, उसने ये सब किया है क्योंकि उसे सत्ता चाहिए, पहचान चाहिए और पैसा चाहिए। वो अनुपमा से कहती है कि ये दुनिया कमजोरों के लिए नहीं है और अगर अनुपमा ने साइन नहीं किए तो वो उसे कुचल देगी। ये सुनकर अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन आवाज में अडिगता होती है। वो कहती है कि दोस्ती का मतलब अंधा भरोसा नहीं होता और ना ही सफलता का मतलब दूसरों की जिंदगी उजाड़ना। यहीं से कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। प्रेम अपने पिता पराग के सामने खड़ा हो जाता है। वो साफ कह देता है कि अगर ये प्रोजेक्ट अनुपमा और चौल वालों को नुकसान पहुंचाकर बना तो वो इसका हिस्सा नहीं बनेगा। पिता पुत्र के बीच टकराव होता है। पराग को पहली बार अपने बेटे को खोने का डर से रूबरू होता है। उसे एहसास होता है कि जिस इमारत को वो खड़ा करना चाहता है उसकी नींव रिश्तों के खून से सनी हुई है।
अनुपमा चौल में सबको इकट्ठा करती है और पूरी सच्चाई सबके सामने रख देती है। कागज, साजिश, लालच और धोखा, ये पल बेहद भावनात्मक होता है। कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ गुस्से से कांप उठते हैं, लेकिन एक बात साफ हो जाती है कि अब कोई अंधेरे में नहीं है। लोग एकजुट होने लगते हैं। वो तय करते हैं कि चाहे जो हो जाए, वे अपने घर और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेंगे। रजनी की राजनीति की जमीन खिसकने लगती है। मीडिया में खबरें फैलती हैं, सवाल उठते हैं और उसकी छवि पर दाग लगने लगता है। वरुण अपनी मां के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो साफ कह देता है कि अब वो इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनेगा। ये रजनी के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। उसे एहसास होता है कि सत्ता की चाह में उसने अपना परिवार खो दिया है। कहानी के अंतिम चरण में कोर्ट, प्रशासन और समाज तीनों स्तरों पर जंग छिड़ जाती है। अनुपमा एक बार फिर सबके लिए ढाल बनकर खड़ी होती है। वो न सिर्फ कागजों से बल्कि अपने साहस और सच्चाई से लड़ती है। भारती भी आगे आकर गवाही देती है। वरुण सच का साथ देता है और प्रेम अपने पिता के खिलाफ खड़े होने का साहस करता है। पराग कोठारी को पहली बार अपने फैसलों पर पछतावा होता है। ये कहानी सिर्फ एक चौल या एक प्रोजेक्ट की नहीं रह जाती, बल्कि उन सभी लोगों की बन जाती है जिन्हें अक्सर ताकतवर लोग मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। अनुपमा के लिए ये लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन वो जानती है कि अगर वो आज झुकी तो कल किसी और की बारी होगी। अंत में कहानी इस सवाल पर आकर ठहरती है कि क्या दोस्ती टूटकर भी इंसान को मजबूत बना सकती है? क्या सच की कीमत बहुत भारी होती है? और क्या एक औरत हर बार सबके लिए खड़ी रहकर खुद को बचा पाती है? यही सवाल आने वाले एपिसोड्स को और भी ज्यादा भावनात्मक, गहरे और रोमांचक बनाते हैं, जहां अनुपमा सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि उम्मीद की पहचान। कहानी यही थमती नहीं, बल्कि यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। कोर्ट की पहली तारीख के बाद अनुपमा को एहसास हो जाता है कि सच के रास्ते पर चलना जितना सही है, उतना ही कठिन भी। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता है। कभी चौल के कुछ लोग डरकर पीछे हटने लगते हैं, तो कभी रजनी अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करती है। अनुपमा हर शाम चौल की सीढ़ियों पर बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखती है और खुद से एक ही सवाल पूछती है, क्या वो इन सब की उम्मीदों का बोझ उठा पाएगी? लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि अगर उसने हिम्मत छोड़ी तो इन बच्चों की हंसी हमेशा के लिए छिन जाएगी। पराग कोठारी के घर में भी हालात बदल चुके होते हैं। प्रेम का खुलकर विरोध करना पराग के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होता है। वो पहली बार महसूस करता है कि पैसा और ताकत सब कुछ नहीं खरीद सकते। बेटे की आंखों में उसे अपना ही अक्स दिखता है, वही आदर्श, वही ईमानदारी जिसे उसने कभी अपने करियर की शुरुआत में जिया था, लेकिन फिर कहीं खो दिया था। पराग भीतर ही भीतर टूटने लगता है, लेकिन अहंकार उसे अब भी सच स्वीकारने से रोकता है। वो खुद से कहता है कि ये सब बिजनेस का हिस्सा है, मगर रात के सन्नाटे में उसे अपनी ही दलीलों की खोखलापन सुनाई देने लगता है। उधर रजनी के लिए हालात और भी बिगड़ते जाते हैं। मीडिया ट्रायल, पार्टी के भीतर उठते सवाल और वरुण का उससे दूर होना, ये सब मिलकर उसे अंदर से खोखला करने लगते हैं। वो अब भी दिखावे के लिए मजबूत बनने की कोशिश करती है, लेकिन अकेले कमरे में बैठकर उसे अपनी हार का डर सताने लगता है। उसे याद आते हैं वो दिन जब उसने और अनुपमा ने साथ मिलकर छोटे छोटे सपने देखे थे। एक पल के लिए उसके दिल में पछतावे की लहर उठती है, लेकिन फिर सत्ता की भूख उसे फिर उसी अंधेरे रास्ते पर खींच ले जाती है। वो तय करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो ये लड़ाई किसी भी कीमत पर जीतेगी। चौल में अनुपमा हर परिवार से अलग अलग मिलती है। वो उनके डर, उनकी मजबूरियां और उनकी उम्मीदें सुनती है। कोई कहता है कि उसे बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, तो कोई बूढ़ा कहता है कि इस उम्र में नई जगह बसना उसके बस की बात नहीं। अनुपमा सबको आश्वासन देती है, लेकिन खुद जानती है कि उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। उसके पास सिर्फ सच है, और वही उसका सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ा जोखिम भी। कई बार वो अकेले में रो पड़ती है, लेकिन अगले ही पल अपने आंसू पोंछकर फिर खड़ी हो जाती है। भारती की जिंदगी भी एक नए मोड़ पर आ जाती है। वरुण से दूरी उसके लिए आसान नहीं होती, लेकिन वो अब खुद को कमजोर नहीं समझती। वो चौल की महिलाओं के साथ मिलकर एक छोटा सा समूह बनाती है, जो कानूनी कागजात समझने और लोगों को जागरूक करने का काम करता है। भारती को एहसास होता है कि प्यार सिर्फ किसी एक इंसान तक सीमित नहीं होता, बल्कि अपने आत्मसम्मान से भी जुड़ा होता है। उसकी ये नई पहचान अनुपमा को भीतर तक छू जाती है। उसे लगता है कि शायद यही इस लड़ाई की सबसे बड़ी जीत है, लोगों का अपने भीतर की ताकत को पहचानना।
कोर्ट की अगली सुनवाई में माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है। रजनी के वकील बड़े बड़े दावे करते हैं, कागजों की जटिल भाषा में सच्चाई को उलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुपमा का पक्ष सीधा और साफ होता है। वो जज के सामने न सिर्फ कागज रखती है, बल्कि इंसानी पहलू भी सामने लाती है। घर, यादें, रिश्ते और सम्मान। उसकी आवाज में कोई नाटकीयता नहीं होती, बस सच्चाई होती है। अदालत में बैठे कई लोग भावुक हो जाते हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ कानून की नहीं रह जाती, बल्कि इंसानियत की बन जाती है। इसी दौरान एक बड़ा खुलासा होता है। रजनी के पुराने लेन देन और अवैध सौदों के सबूत सामने आने लगते हैं। पार्टी के कुछ लोग उससे किनारा करने लगते हैं। मीडिया का रुख बदलने लगता है। रजनी को पहली बार महसूस होता है कि जमीन सच में उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। वो अनुपमा से आखिरी बार मिलने की कोशिश करती है। ये मुलाकात बेहद शांत लेकिन बेहद भारी होती है। रजनी पूछती है कि क्या अनुपमा अब भी उसे माफ कर सकती है। अनुपमा की आंखों में दर्द भी होता है और दृढ़ता भी। वो कहती है कि माफी तब मायने रखती है जब इंसान अपने किए की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। ये जवाब रजनी को भीतर तक हिला देता है। पराग कोठारी भी आखिरकार एक फैसला करता है। वो प्रोजेक्ट से पीछे हटने की घोषणा करता है, भले ही इसका मतलब उसे बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़े। ये फैसला उसके लिए आसान नहीं होता, लेकिन प्रेम के साथ खड़े होकर वो पहली बार खुद को हल्का महसूस करता है। पिता पुत्र के रिश्ते में एक नई शुरुआत होती है, पूरी तरह सही नहीं लेकिन ईमानदार। ये खबर चौल तक पहुंचती है और लोगों में उम्मीद की एक नई किरण जगती है। अंतिम फैसले के दिन कोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा होती है। सबकी सांसें थमी होती हैं। जब जज का फैसला आता है और चौल के लोगों के हक में जाता है, तो वहां मौजूद हर आंख नम हो जाती है। ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं रह जाती, बल्कि इंसानियत की बन जाती है। लोग अनुपमा को घेर लेते हैं, कोई उसके पैर छूता है, कोई उसे गले लगाता है। अनुपमा खुद को इस सम्मान के काबिल नहीं समझती, लेकिन जानती है कि ये प्यार उसकी सबसे बड़ी ताकत है। रजनी की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, लेकिन उसका साम्राज्य बिखर चुका होता है। वो अकेली रह जाती है, बिना सत्ता, बिना परिवार, बिना दोस्ती। ये सजा शायद किसी अदालत से बड़ी होती है। अनुपमा उसे दूर से देखती है और मन ही मन प्रार्थना करती है कि काश रजनी ने सही वक्त पर सही रास्ता चुना होता। कहानी के अंत में चौल में एक छोटा सा जश्न होता है। बच्चे दौड़ते हैं, महिलाएं मिठाई बांटती हैं और बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं। अनुपमा एक कोने में खड़ी होकर ये सब देखती है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन आंखों में थकान भी। वो जानती है कि उसकी लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि समाज में रजनी जैसी सोच हमेशा मौजूद रहेगी। लेकिन वो ये भी जानती है कि जब तक सच के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, तब तक उम्मीद जिंदा रहेगी। यहीं पर कहानी एक भावनात्मक ठहराव लेती है, जहां अनुपमा सिर्फ एक औरत या एक किरदार नहीं रह जाती, बल्कि उन सभी की आवाज बन जाती है जो डर के बावजूद सच का साथ देने का साहस रखते हैं। आने वाले कल में नई चुनौतियां होंगी, नए सवाल होंगे, लेकिन अनुपमा का विश्वास अडिग रहेगा, क्योंकि उसने सीख लिया है कि सच्चाई का रास्ता भले ही अकेला हो, लेकिन अंत में वही सबसे उजला होता है। कहानी इस जीत पर रुकती नहीं, बल्कि यहीं से एक नई परत खुलती है, जहां जीत के बाद की जिम्मेदारियां और भी भारी हो जाती हैं। कोर्ट के फैसले के बाद चौल में जो जश्न हुआ था, उसकी मिठास कुछ दिनों में ही एक नई चिंता में बदलने लगती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ चौल बचाने का नहीं रह जाता, बल्कि उसे सुरक्षित, कानूनी और आत्मनिर्भर बनाने का भी होता है। अनुपमा समझ जाती है कि अगर वो यहीं रुक गई, तो भविष्य में कोई और रजनी, कोई और पराग फिर से इसी तरह का खतरा खड़ा कर सकता है। इसलिए वो ठान लेती है कि अब ये लड़ाई सिर्फ बचाव की नहीं, बल्कि निर्माण की होगी। अनुपमा चौल की महिलाओं और बुजुर्गों के साथ बैठकर एक नई योजना पर चर्चा करती है। वो उन्हें समझाती है कि घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, बल्कि कागजों, अधिकारों और जागरूकता से भी सुरक्षित होता है। वो एक रजिस्ट्रेशन ड्राइव शुरू करवाती है, जहां हर परिवार के घर के कागज दुरुस्त किए जाते हैं। ये काम आसान नहीं होता। सरकारी दफ्तरों के चक्कर, बाबुओं की बेरुखी और सिस्टम की धीमी चाल, सब कुछ अनुपमा की परीक्षा लेता है। कई बार उसे अपमान भी सहना पड़ता है, लेकिन वो हर बार खुद को संभाल लेती है। उसे लगता है जैसे ये सब उसके अकेले का नहीं, बल्कि हर उस औरत का संघर्ष है जिसे अपनी छत बचाने के लिए लड़ना पड़ा है।
इधर पराग कोठारी अपने फैसले के बाद एक अजीब खालीपन महसूस करता है। प्रोजेक्ट से हटने के बाद उसके कई बिजनेस पार्टनर उससे दूरी बना लेते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि जिन लोगों को वो दोस्त समझता था वे सिर्फ फायदे के रिश्ते थे। प्रेम उसके साथ खड़ा रहता है, लेकिन पिता बेटे के बीच अब भी बहुत सी अनकही बातें हवा में तैरती रहती हैं। एक रात पराग अपनी पुरानी फाइलें पलटते हुए अपनी शुरुआती दिनों की तस्वीर देखता है। एक ईमानदार इंजीनियर जो समाज के लिए कुछ करना चाहता था। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो पहली बार खुद से सवाल करता है कि उसने कब और क्यों रास्ता बदल लिया। रजनी की जिंदगी अब बिल्कुल अलग मोड़ पर आ चुकी होती है। पार्टी से निष्कासन, जांच एजेंसियों की पूछताछ और मीडिया की बेरुखी, इन सब ने उसे अकेला कर दिया होता है। वो अब भी बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करती है, लेकिन भीतर से टूट चुकी होती है। एक दिन वो उसी चौल के बाहर खड़ी होती है जिसे कभी उसने सिर्फ एक प्रोजेक्ट समझा था। उसे बच्चों की हंसी सुनाई देती है, महिलाओं की आवाजें आती हैं। वो महसूस करती है कि सत्ता पाने की चाह में उसने किस दुनिया को ठुकरा दिया। लेकिन अब लौटने का रास्ता आसान नहीं होता। वो समझ जाती है कि कुछ गलतियों की सजा उम्र भर का अकेलापन होती है। चौल में भारती का कद धीरे धीरे बढ़ने लगता है। महिलाएं उसे अपनी बात रखने के लिए आगे करने लगती हैं। वो अनुपमा के साथ मिलकर एक महिला सहायता समूह बनाती है, जो सिर्फ चौल तक सीमित नहीं रहता बल्कि आसपास की बस्तियों में भी काम करने लगता है। भारती को खुद पर गर्व महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि अगर वो उस धोखे से न गुजरी होती तो शायद वो कभी अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाती। वरुण भी चुपचाप अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने की कोशिश करता है। वो लीगल एड कैंप में मदद करने लगता है, बिना किसी श्रेय की उम्मीद के। उसका और भारती का रिश्ता पूरी तरह पहले जैसा नहीं होता, लेकिन उनके बीच एक ईमानदार सम्मान जन्म ले लेता है। एक दिन अनुपमा को प्रशासन से एक नोटिस मिलता है। उसमें लिखा होता है कि चौल का इलाका अब रीडेवलपमेंट जोन घोषित किया जा रहा है और भविष्य में फिर से सर्वे होगा। यह खबर चौल में फिर से डर फैला देती है। लोग सोचने लगते हैं कि क्या उनकी जीत अस्थायी थी। अनुपमा के सामने एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो जाता है, क्या ये लड़ाई कभी खत्म होगी? लेकिन इस बार वो अकेली नहीं होती। चौल के लोग खुद आगे आते हैं। वे कहते हैं कि इस बार वे डरेंगे नहीं, बल्कि नियमों के भीतर रहकर एकजुट होकर अपनी बात रखेंगे। अनुपमा को पहली बार एहसास होता है कि उसने सिर्फ चौल नहीं बचाई, बल्कि लोगों के भीतर से डर भी निकाल दिया है। पराग कोठारी को भी इस नए डेवलपमेंट की खबर मिलती है। वो अनुपमा से मिलने का फैसला करता है। ये मुलाकात बहुत सादगी भरी होती है। कोई आरोप नहीं, कोई बहस नहीं, बस दो लोग जो अपनी अपनी गलतियों और सीखों के साथ खड़े होते हैं। प्रेम साफ कहता है कि अब वो किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा जो लोगों को उजाड़ कर खड़ा किया जाए। वो अनुपमा को भरोसा दिलाता है कि अगर कभी सिस्टम के भीतर से मदद की जरूरत पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेगा। अनुपमा उसके इस बदले हुए रूप को देखकर चौंक जाती है। उसे लगता है कि शायद इंसान सच में बदल सकता है अगर उसे सही वक्त पर आईना दिखा दिया जाए। कहानी एक नए संघर्ष की ओर बढ़ती है, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ होता है। मीडिया अब सिर्फ सनसनी नहीं बल्कि समाधान की बात करने लगता है। कुछ सामाजिक संगठन चौल के समर्थन में आते हैं। अनुपमा को मंचों पर बुलाया जाने लगता है, जहां वो अपनी कहानी नहीं बल्कि अपने अनुभव साझा करती है। वो बार बार कहती है कि वो कोई हीरो नहीं है, बस एक साधारण औरत है जिसने डर के सामने झुकने से मना कर दिया। उसकी ये सादगी लोगों के दिलों को छू जाती है। इसी बीच रजनी की जिंदगी में एक छोटा सा लेकिन अहम मोड़ आता है। जांच के दौरान उसे एक मौका मिलता है। अगर वो अपने किए की सच्ची जानकारी दे और सिस्टम के भीतर फैले भ्रष्टाचार को उजागर करे तो उसकी सजा कम हो सकती है। वो कई रातें सोच में बिताती है। उसके सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वो आखिरी सांस तक खुद को सही साबित करने की कोशिश करे या फिर सच का साथ देकर कम से कम अपने अपराध का बोझ हल्का करे। आखिरकार वो एक फैसला लेती है। ये फैसला उसे नायक नहीं बनाता, लेकिन शायद इंसान बना देता है। अनुपमा जब ये खबर सुनती है तो उसके दिल में एक अजीब सी शांति उतर आती है। उसे लगता है कि शायद यही न्याय का असली रूप है, सिर्फ सजा नहीं बल्कि आत्मस्वीकार। वो रजनी से दोबारा नहीं मिलती, लेकिन मन ही मन उसे माफ करने की कोशिश करती है। पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना कि खुद का दिल हल्का कर सके। कहानी के अंतिम हिस्से में चौल में एक सामूहिक सभा होती है। इस बार मुद्दा सिर्फ बचाव नहीं बल्कि भविष्य होता है। बच्चों की पढ़ाई, साफ पानी, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता। अनुपमा मंच पर खड़ी होकर बोलती नहीं, बस सुनती है।
उसे एहसास होता है कि अब उसे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग खुद अपनी आवाज पहचान चुके हैं। ये उसके लिए सबसे बड़ी जीत होती है। अंत में एक शाम अनुपमा फिर से उसी सीढ़ी पर बैठी होती है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। बच्चे खेल रहे होते हैं, आसमान में हल्की सी गुलाबी रोशनी फैली होती है। वो गहरी सांस लेती है। उसके मन में अब सवाल नहीं, बल्कि एक शांत विश्वास होता है कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादा सच्चा हो तो उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। कहानी यहीं एक नए उजाले के साथ ठहरती है, जहां अनुपमा सिर्फ संघर्ष की प्रतीक नहीं, बल्कि बदलाव की शुरुआत बन चुकी होती है।